डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज का जो क्लास है बड़ी बेहतरीन क्लास है और वह क्लास 12 वालों के लिए है कि 2025-26 में किस प्रकार से आपके एग्जाम में पेपर आएंगे। उसके लिए हमने एक मॉडल पेपर आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप इसको बेहतरीन ढंग से देखना और आगे की तैयारी आप इसी तरीके से करना कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और आपको किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो मैं आप सबसे यही कहा हूँ कि जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो कम से कम जो है जो मैं सेट आपको हल करा रहा हूँ आप इसी पर ध्यान दीजिए, तो निश्चित रूप से आपका एक अच्छा नंबर ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास बहुत ही बढ़िया है ना। और आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखोगे और अच्छे तरीके से आप मेहनत करोगे और आप पढ़ोगे, क्योंकि आपके पास क्या समय बहुत ज़्यादा है नहीं और आपको अच्छे नंबर भी लाने हैं और आपको अपना ज्ञान भी क्या करना है, बढ़ाना है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। चलिए आपके ये सामान्य हिंदी है और पहला प्रश्न देखो, जिसको वीडियो कम क्लियर दिख रहा है वो कम से कम 720 प्लस क्वालिटी करे, तब जाकर के हमारा वीडियो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है ना। तो बिना देर किए चलो शुरुआत करते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है, लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन से। ये जो शिक्षा का जो उद्देश्य है यह क्या है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझने में दोनों चीज़ आपको देखना है। अब जैसे देखो, एक ही प्रश्न में दो चीज़ लिखा है। क्या लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य, और शिक्षा का उद्देश्य कौन सी विधा है, हमारी निबंध है। तो इससे हमको दो जानकारी मिलती है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है यह निबंध है और किसने लिखा है शिक्षा का उद्देश्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, संपूर्णानंद, रामकृष्ण दास। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा का जो उद्देश्य है यह एक निबंध है और यह एक निबंध किसका है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। ठीक है ना। तो आपको विधा, रचना और लेखक क्या है उसको आपको जरूर याद करना होगा, क्योंकि विधाएं 12 वालों के लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो पहले एक हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लल्लू लाल की रचना इन चारों में से कौन सी है। सुख सागर है, परीक्षा गुरु है, प्रेम सागर है कि रानी केतकी की कहानी है ना। तो देखिए यह क्या है, लल्लू लाल सागर की रचना है। इन चारों में से हमारा है प्रेम सागर। ठीक है ना। लल्लू लाल की रचना हमारी कौन सी है, इसमें से प्रेम सागर है। लल्लू लाल की जो रचना हमारी क्या है, वह प्रेम सागर है। ठीक है ना। तो खा नंबर का हमारा सेकेंड सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा, यह जो पर्दा है, पर्दा यह क्या है, एक कहानी है। मैंने बताया आपको कहीं कहीं एक प्रश्न में आपको दो चीज़ जानने को मिल जाएगा। तो पर्दा क्या है, एक कहानी है और यह जो कहानी है किसके द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद, अमरकांत, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, है ना। तो ये जो पर्दा कहानी है यह किसके द्वारा लिखा जा रहा है, यशपाल के द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम घ नंबर पे। प्रश्न पूछा है कि जो आवारा मसीहा है उसके रचना कौन है, उसके रचनाकार कौन है, अर्थात आवारा मसीहा को लिखने वाला कौन है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, विष्णु प्रभाकर, राम वृक्षवेणीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव। आप जल्दी सोचिए क्या होगा। देखिए आप सोचिए तो हम भी आपको बता दे रहे हैं। देखो इसमें चार ऑप्शन है, विष्णु प्रभाकर, राम वृक्षवेणीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा विष्णु प्रभाकर। ये जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया जो आवारा मसीहा है वह एक जीवनी है। ठीक है ना। ये आवारा मसीहा क्या है, एक जीवनी है और किसकी है, विष्णु प्रभाकर की जी है। तो इसका मतलब जो घा का हमारा है वह हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। अब चलते हैं अंगा नंबर पर। बाण भट्ट की आत्मकथा। पहले ये बताओ कि बाण भट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा है। इसमें लोग बहुत गलती करते हैं। जैसे इसमें लिखा है आत्मकथा तो लोग समझ जाते हैं ये पक्का ही आत्मकथा ही होगा, जबकि बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है ना। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा यह क्या है, एक उपन्यास है। यह क्या है, एक उपन्यास है और किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है यह उपन्यास है, किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है। ये पहले का जो 5 प्रश्न आते हैं मैंने आपको उसको पढ़ा दिया। अब सॉल्व करते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर नंबर 2 का।
ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहे हैं इसमें से कि कामायनी जो है वह किस युग में लिखी गई थी। जो कामायनी की रचना हुई थी वह किस युग में हमारा हुआ था। द्विवेदी युग में हुआ था, छायावादी युग में हुआ था, भारतीय युग में हुआ था या प्रगतिवादी युग में हुआ था, है ना। तो पता होना चाहिए कि यह जो कामायनी है यह जो है किस युग में हुआ था, और पता होना चाहिए यह छायावादी युग में हुआ था। किसमें हुआ था, यह जो है यह क्या है, एक महाकाव्य है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो है कामायनी किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, उनका एक महाकाव्य है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो कामायनी है वह जो है क्या है, छायावादी युग की है। अब अगला चलते हैं खा नंबर पर। निम्नलिखित कवियों में से कौन से कवि ऐसे हैं जो प्रगतिवादी युग के हैं। 4 कवि के नाम इसमें से दिया गया है, अग्रदास, तुलसीदास, नंददास और रामधारी दिनकर। 4 नाम इसमें से दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि इनमें से जो है कौन सा है लेखक जो प्रगतिवादी युग के। तो ध्यान दीजिएगा, जो अग्रदास हैं यही हमारे प्रगतिवादी युग के कवि हैं। जो अग्रदास हैं ये हमारे क्या हैं, प्रगतिवादी युग के हैं। और बाकी जो तुलसीदास हैं, ये नंददास हैं, है ना, ये सभी जो है क्या है, भक्ति काल के हमारे कवि आएंगे। तो अग्रदास क्या हो जाएगा, इसमें खा का हमारा पहला सही हो जाएगा। फिर ये तो क्वेश्चन भाई बहुत जरूरी है भाई। तार सप्तक का तो पहला पूछेगा, दूसरा पूछेगा, तीसरा पूछेगा। तो तार सप्तक का जो शुरुआत हुआ था अंग्रेज जी ने किया था, और कब किया था। तार सप्तक का जो प्रकाशन है वह 1943 में किया था, ठीक है। तार सप्तक का जो प्रकाशन है वह 1943 में किया गया था। चलिए अब आगे चलते हैं। द्विवेदी युग की रचना इन चारों में से कौन सी नहीं है। प्रिप्रवास नहीं है, कि साकेत नहीं है, कि भात भारती नहीं है, कि कामायनी नहीं है। तो कहने का मतलब जो द्विवेदी युग की जो रचना है इन चारों में से कौन सी नहीं है। तो पता होना चाहिए भाई कि यह जो द्विवेदी युग की इन चारों में से एक ही रचना नहीं है, और वह कौन सी रचना हमारी, कामायनी है, ठीक है ना। तो द्विवेदी युग की जो रचना नहीं है वह कामायनी नहीं है, बल्कि प्रिप्रवास, साकेत, भात भारती ये सभी क्या है, द्विवेदी युग में लिखे गए हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। ये जो कामायनी है किस युग में लिखा गया था, मैंने क्या बताया था, छायावादी युग में लिखा गया था कामायनी, ठीक है ना। चलिए अब अंगा नंबर लास्ट है, जो 10 प्रश्न पूछते हैं हिंदी गद्य पद्य के इतिहास से। अष्टछाप के कवि, 4 ऑप्शन दिए हैं कि भक्ति काल में क्या है, अष्टछाप के कवि हैं, और जो अष्टछाप के जो कवि हैं उनका इष्ट देव कौन था, और वह किस शाखा से संबंधित रखते थे। राम भक्ति शाखा से, किस ज्ञानाशय शाखा से, प्रेमाशय शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। तो पता होना चाहिए कि अष्टछाप के अंतर्गत वही 8 कवि आते हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित रखते थे, अर्थात जिसके आनंद देव क्या हैं, वो कृष्ण जी हैं, ठीक है ना। तो अंगा का इस प्रकार से हमारा क्या सही हो जाएगा, 4 नंबर हमारा अंगा का सही हो जाएगा। तो ये थे विद्यार्थी जो है हमारे गद्य पद्य के इतिहास से जो 10 प्रश्न जो पूछते हैं, यह जो है उनके बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि आप रोज 10-5 जो है क्या है, आप हिंदी गद्य पद्य साहित्य के इतिहास को आप जरूर पढ़ते रहिए, ताकि जो है आपको समझ में आए, और जो वहाँ पे एग्जाम में आए आपको जो है क्या अच्छे तरीके से आप उसका पालन कर सको और आपको आए भी, ठीक है। चलिए अब इसके आगे आपको जो है गद्यांश देंगे, है ना, और उसमें क्या है 5 प्रश्न आपसे पूछेगा, और ये 5 प्रश्न क्या है 10 नंबर के होंगे। ये जो 5 प्रश्न है ये आपके 10 नंबर के होंगे, बड़े बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। तो देखिए गद्य आपको पूरा दिया गया, एक गद्यांश आपको दिया गया है, 5 प्रश्न आपसे पूछे गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गद्यांश आप अच्छे से पढ़ लीजिए किस पार्ट से लिया गया, मैंने इसको पढ़ रखा है और आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो अब हम सीधे प्रश्न के इसको उत्तर देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का क्या लिखना है, हमको संदर्भ लिखना है ना। तो आपको पता है एक गद्यांश किस पास लिया गया है, तो संदर्भ क्या बनेगा, प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। ये पहले पाठ का है, ठीक है ना। प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। अब फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो धरती है ना उसको वसुंधरा क्यों कहा जाता है। जो हमारी धरती है, ये सारे प्रश्न का उत्तर आपको इसमें मिलेंगे। आप जिसको पहले लिखा है ना कि धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। अब यही प्रश्न पूछ लिया है कि धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा
कि धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने में वह अपने गर्भ में अनेक प्रकार के सभी चीज़ों व रत्नों को धारण करने वाली है। ये इसका उत्तर होगा कि जो अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी हैं, इस कारण से उनको वसुंधरा कहा जाता है। फिर प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है पता होना चाहिए। शुरुआत के जो दो लाइन है ना, जिसके नीचे लाइन खींचा गया है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे परिचित कौन होना चाहेगा? तो अब इसकी व्याख्या कैसे होगा? इसकी व्याख्या क्या होगा? अब इसकी व्याख्या कैसी होगा? देखो क्या कवि कहता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। कवि कहता है कि धरती माँ के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। हम इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? और यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष भंडार है, इसलिए अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। और इस प्रकार से इस संसार में रहने वाले ऐसा कौन व्यक्ति नहीं होगा कि जो इन सभी धरती से परिचित होना चाहेगा, क्योंकि यही धरती माँ है। इसीलिए धरती को माँ भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्या है? हमारे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली होती है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो इससे परिचित नहीं होना चाहेगा? ठीक है ना। अब अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? भाई, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो कौन सजाया है? दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या है? सजाया। आप पैराग्राफ पर उसमें सारे उत्तर आपको लिखें। फिर अगला प्रश्न पूछे कि भावी आर्थिक यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। अब इन सब की जांच पड़ताल मतलब ये होता है, इसका उत्तर ये हो जाएगा, आर्थिक विकास के लिए धातु एवं मिट्टी की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। यानी कि धरती माता के गर्भ में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं, उन सब की जांच पड़ताल करना, ये सभी हमारे लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये हमारा खत्म हो गया। अब इसमें अथवा दिए भाई। अब अथवा में क्या है? हम कोई दूसरा करेंगे, है ना। मान लीजिए कोई करना चाहे अथवा में, तो इसके अलावा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा है, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसे देखने वाला उदास है ना। तो वह अपने को देखो, अशोक का फूल लिखा, तभी आप समझ गए कि अशोक के फूल से क्या है, यह लिए गए हैं, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि अशोक के फूल की रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है, कौन इसको लिखा है। तो ये सभी जानकारी आपको होना चाहिए। तो प्रश्न पूछे है कि संदर्भ लिखना है भाई। तो संदर्भ पता ही है आप सबको, है ना। प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा रचित अशोक के फूल नामक शीर्षक से क्या है? लिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा प्रश्न पूछे आपसे, क्या? रेखांकित की व्याख्या कीजिए। तो पहले हम यह देखेंगे कि रेखांकित क्या है। तो यहाँ से दिया गया रेखांकित तो छोटा एक ही लाइन का है कि पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। देखो, इसमें पंडिताई का मतलब यहाँ से होता है विद्वता से। ठीक है ना। तो हमको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और कैसे करनी है ये सभी आप ध्यानपूर्वक आप दिया करो, और आप मेरी बातों को सुनिए। आपको लिखना होगा कि कवि कहता है कि पांडित्य अर्थ विद्वता भी एक बोझ है, क्योंकि लोग जितना विद्वान होंगे उतना ही उनके अंदर अहंकार होगा। तो यह व्याख्या में आपको जरूर लिखना है कि पांडित्य अर्थात विद्वता भी एक बोझ है। यह जितना भारी होता है, यह विद्वता जितना भारी होता है, उतने ही तेजी से आदमी को डुबो देता है, क्योंकि जो ज्ञान है वह अहंकार पैदा करता है, और अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण है। अर्थात जो जितना ज्ञानी होता है वह उतना ही अहंकारी होता है। इस रेखांकित अंश की व्याख्या ही होगा ये। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर प्रश्न पूछा है कि लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। भाई बिल्कुल बात बता रहा है, लेखक सही बात बता रहा है कि हमें उदास क्यों नहीं होना चाहिए। तो लेखक के अनुसार उदास होना बेकार है, क्योंकि इससे हमें नुकसान ही होगा। इसलिए हमें उन्नति और अवनति दोनों परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए। आप पढ़ लीजिएगा, सारा उत्तर इसी में लिखा है। फिर पूछा कि गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। जो गद्यांश इसमें दिया गया, इसका क्या भाव है, क्यों दिया गया है, इस गद्यांश का भाव क्या है। तो देखो, इसका
इस गद्यांश का यह भाव हुआ कि हमें विषम परिस्थिति में भी डटकर खड़े रहना चाहिए, विषम परिस्थिति में हमें उदास नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार से यह अशोक का फूल है। क्योंकि वर्तमान समय में अशोक के फूल का उतना महत्व नहीं है, लोग उसके बारे में उतना नहीं जानते हैं जितने पहले के लोग जानते हैं, जितना पहले इसकी महानता थी। तो फिर भी देखो अशोक पहले की जैसे आज बना हुआ है, उसी प्रकार से हम सभी को क्या है, अत्यधिक चाहे जो भी परिस्थिति हो हमको उसमें समान भाव से ही रहना चाहिए। फिर पूछा कि गद्यांश की भाषा शैली क्या है, इसमें भाषा शैली विशेषता क्या है ना। भाषा शैली कौन सी है, प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सरल और सहज है, इससे खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। गद्यांश क्या है, बिल्कुल गंभीर है, बिल्कुल गंभीर बातों का वर्णन इसमें क्या है किया गया, ठीक है ना। चलिए ये थे हमारे प्रश्न जो अथवामाते हैं आपको करना होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर हमारे क्या है, 4 है। यह भी क्या है हमारा 10 नंबर का आता है भाई। इसमें भी क्या है 5 प्रश्न इसमें भी क्या है पूछे गए, और इन 5 का उत्तर क्या हम सबको देना होता है, ठीक है ना। चलिए पहले आप इस पैराग्राफ पढ़ लीजिए कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए यह कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खूं। देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है कि उपरयुक्त पद्यांश का क्या लिखना है, हमें संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है, उपरयुक्त पद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। अब जो है संदर्भ क्या बनेगा आपको सबको पता ही होगा कि संदर्भ क्या बनेगा, या किस पाठ से लिया गया है, या किस पाठ से लिया गया है, कैकेयी का अनुताप से लिया गया है, ठीक है ना। और कैकेयी का अनुताप किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। तो यह कैसे बन जाएगा, इसका संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश, बहुत अच्छा है ना। प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। अनुताप मतलब होता है पश्चाताप होता है, कैकेयी का पश्चाताप किस प्रकार से हो रहा था इसके बारे में वर्णन किया गया। फिर देखो दूसरा प्रश्न पूछता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो जैसे इसमें कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो मैं इसमें सभी का व्याख्या कर दे रहा हूँ ताकि जिसको ना आता हो है ना वो अच्छे से पढ़ ले। देखो आप सब पता है कि राम भरत का मिलाप हो रहा है, तो कैकेयी भी क्या है उसमें अपना भूल स्वीकार करते हुए क्या कहती है, कैकेयी कहती है कि यद्यपि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कैकेयी कहती है कि यद्यपि शपथ लेना व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है। भाई आदमी शपथ तभी लेता है ना कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं ये चीज़ तुम्हारा नहीं लिया हूँ। तो कैकेयी क्या कहती है कि व्यक्ति को शपथ लेना उनकी कमजोरी का प्रमाण है, उनकी दुर्बलता का चिन्ह है, लेकिन इस अबला स्त्री के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर आगे वह शपथ करते कहती हैं कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो मैं अपने पति के समान ही स्वयं अपने पुत्र को भी खो दूंगी। 3-4 लाइन करते फिर से देख लो। कैकेयी कहती है कि सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, लेकिन मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर भी अपने बात को प्रमाणित करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस प्रकार सौगंध खाते हुए कैकेयी कहती हैं कि इस कार्य के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया है। यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया है तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूंगी। आए क्या लिखा, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। कैकेयी आगे कहती हैं, उस जन समुदाय में कैकेयी कहती हैं कि मुझे मेरे मन की बात कह लेने दीजिए, सभी लोग रुक जाइए, मैं जो भी बात कर रही हूँ आप सभी लोग सुनिए, मुझे कोई रोके नहीं, और पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि तुम हमारे बात में कोई अच्छी चीजें पा रही हो, कोई सार हो तो आप उसे ग्रहण कर लो, अन्यथा मत ग्रहण करो। आए क्या लिख रही हैं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पहाड़ जैसा मैंने पाप करके भी मैं चुप रह जाऊं, यह कैसे हो सकता है, और मैं राई जैसा छोटा पश्चाताप भी न कर सकूं, यह कौन सी बात है। इसलिए तो सभी लोग मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और मुझे कोई रोको न, ठीक है ना। ये इसके अर्थ थे। चलिए भाई अब अगली प्रश्न पूछ रहा है
रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, ये हो गया। अगला प्रश्न पूछा है कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। ठीक है ना। अब देखो इसमें कौन सा अलंकार है ना। अब देखो इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कैसे पहचाने भाई? तो मैंने आपको बता दिया कि जिसके उदाहरण में सा हो, सरिस हो, इव हो, समान हो, ये सभी वाचक शब्द आए, आप तुरंत जान जाना ये हमारे क्या हो जाएंगे? उपमा अलंकार हो जाएंगे। तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है। अब चलते हैं चौथे पर। पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। भाई पद्यांश का भाव क्या है? तो देखो पद्यांश का भाव यही है कि कैकेयी अपने मन की बात बताना चाहती है और यह कहती है वह कि कोई भी व्यक्ति है वह अपनी बात को तभी सिद्ध करता है यद्यपि वह कोई सौगंध खा ले, क्योंकि सौगंध के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं कि जो अपनी बातों को प्रमाणित कर सके। तो भाषा की विशेषता पूछा कि इसमें कौन सी भाषा विशेषता? भाई तो पता है इसमें जो है क्या है? साहित्यिक खड़ी बोली है और उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। रस कौन से हैं भाई? रस इसमें से शांत रस है। ठीक है, शोक नहीं होगा। इसमें कौन सा रस है? इसमें शांत रस है। ठीक है ना, बहुत अच्छा। अब चलते हैं भाई अगले अथवा वाले में। अब चलते हैं हम किसमें? अथवा वाले। अब मैं चलता हूँ। देखिए अगला दिया गया इसमें से क्या? लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। बहुत ही बढ़िया। इसमें यह समझ लीजिए एग्जाम में से शुरुआत के 2-3 पार्ट से वो आते ही हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, इसके अभी उत्तर हम आप शुरुआत करते हैं देने के लिए। तो प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का क्या लिखना है? हमको संदर्भ लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तुत पद्य, ठीक है, प्रस्तुत पद्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित पवन दूधिका नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न फिर आप पूछेगा है नहीं, तो हम आपके जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि इसमें जो है क्या है, जो राधिका जी हैं वह पवन को दूती बना करके भेजती हैं, दूतिका बना करके श्री कृष्ण के पास भेजती हैं और मार्ग में पड़ने वाली जो भी कठिनाई हैं उनके बारे में वर्णन करती हैं। ठीक है ना। तो करेंगे भाई रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो इसमें रेखांकित 2 ही लाइन है, लेकिन मैं आपको 8 लाइन बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो है क्या पता कब कौन सी लाइन आपको रेखांकित करके आपको दे दे। तो चलिए ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए लिखा है लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। राधा जो है श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं और पवन को दूतिका बना करके अपना संदेश भेजती हैं। और क्या कहती हैं राधा? पवन समझाते हुए क्या कहती हैं कि यदि कहीं मार्ग में तुमको लज्जाशील कोई पथिक महिला दिखाई दे, यदि मार्ग में तुम्हें कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तब तुम उस लज्जाशील स्त्री के वस्त्रों को विकृत मत करना, अर्थात उड़ाना मत। ठीक है ना। यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। ठीक है ना। और क्या करें? जो थोड़ी समीक वह हो गोद में शांति खोना। यदि वह जो स्त्री है वह तुम्हें थकी हुई मालूम लग रही है, थकावट मालूम उसे लग रही है, तो उसे तुम अपनी गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर कर देना, उसे शांति प्रदान करना। और ओठों और उसके कमलवत मुख की जो यह मलिनताएं हैं उसको दूर कर देना। फिर इसका अर्थ देख लो। राधा पवन को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, यदि मार्ग में तुम्हें कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तब तुम उनके वस्त्रों को मत उड़ाना, और यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई आपको मालूम पड़ रही है तब तुम उन्हें अपने गोद में लेकर उन्हें शांति प्रदान करना, अर्थात उनके थकावट को आप दूर करना। और इस प्रकार से उनकी ओठों की और कमलवत मुख की जो मलिनताएं हैं, जो दुखी हैं, जो दुख है, उसे तुम दूर कर देना। ठीक है ना। अब अगले 4 लाइन कर देखिए। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। यदि खेत में कहीं कार्य करते हुए कोई किसान स्त्री दिखाई दे रही है, कृषक ललना मारे हो क्या होता है? किसान स्त्री। ठीक है ना। हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो क्या करना आपको? जाता कोई जल यदि हो व्योम में तो उसिला। तो यदि खेत में काम करते हुए कोई किसान स्त्री दिखाई दे तब तुम आकाश में जाते हुए कोई बादल का टुकड़ा हो तब तुम उसे उसके ऊपर ला करके उसे छाया प्रदान करना। ठीक है ना। और क्या बता रहे हैं?
धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को मिटाना। इस प्रकार से तुम अपने शीतलता के कारण उसको स्पर्श करते हुए उसको थकावट को मिटा देना, और इस प्रकार से उस बादल के द्वारा उसे छाया प्रदान, देखो उसे सुखी कर देना। ये 2 लाइन गलत लिख दिए भाई, ठीक है ना, गलत टाइप हो गया है। जैसे कि ये पहली लाइन होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, लाइन बदल दिए हैं, ठीक है ना। तो पहले बात तीसरे का निकालेंगे। यदि कोई किसान स्त्री खेत में जो दिखाई दे रही है, तब तुम धीरे से जा करके उसे स्पर्श करके उसके थकावट को मिटा देना। और आकाश में यदि कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो, तब तुम उसे उसके ऊपर ला कर उसे छाया प्रदान करते हुए उस किसान स्त्री को तुम सुखी प्रदान कर देना, ठीक है ना। ये इसके क्या होंगे, अर्थ हो जाएंगे। बहुत अच्छा। फिर आगे प्रश्न पूछता है उपयुक्त पद्यांश का क्या संदर्भ रेखांकित हो गया। फिर तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। तो राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है कि हे पौंदुतिका, वह जो है सम्मान सहित जो सम्मानजनक जो स्त्री है, तुम उनके वस्त्रों को मत उड़ाना, क्योंकि वह अत्यधिक थकावट है, थकी हुई है, प्यासी है। तब तुम उन्हें अपनी शीतलता के द्वारा उन्हें छाया प्रदान करना, उन्हें सुखी कर देना। तो ओंठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है ना। देखो ओंठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है, इसे हमारा क्या हो जाएगा भाई, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें हमारा अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। और जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। देखो जिसमें जलद का मतलब होता है बादल और कृषक ललना मतलब होता है किसान स्त्री। कुछ लोग कहेंगे किसान की पुत्री, लेकिन नहीं, यहाँ पर कृषक ललना का मतलब क्या होता है, किसान की स्त्री। और भूतांगना माने क्या होता है, स्त्री होता है, ठीक है ना। चलिए ये हमारा इस प्रकार से चौथा समाप्त हुआ। फिर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। देखिए इसमें यह दिया गया है कि साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। विशेष रूप से जो आपको ध्यान देना यहाँ बात यह है कि 80 शब्द यानी कि कह सकते हो कि एक पृष्ठ से ज़्यादा इसका उत्तर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा ये भी ध्यान देना है कि 5 नंबर के होते हैं ये आपके साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय। इसमें से 2 नंबर आपके होते हैं, क्या होते हैं, रचना होते हैं। रचना आपको जरूर लिखना होता है, और लोग क्या करते हैं, रचना नहीं लिखते, बहुत करेंगे 1-2 रचना लिख देंगे, इससे काम नहीं बनेगा। आपको क्या है, आपको इसमें रचना भी लिखना है और एक अच्छा जीवन परिचय आपको लिखना है। जीवन परिचय साहित्य परिचय क्या है, आप इसको याद कर लेना। मैंने कहा शुरुआत के 3-3 पाठ, चर्चा पाठ आप जीवन परिचय याद कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा नंबर आपको देगा, ठीक है ना। आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 6 पूछे कि बहादुर और पंचलाइट, चाहे इसको लिखो या ध्रुव यात्रा की कहानी लिखो। अब देखो इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यह है इसका उत्तर कितना होना चाहिए, 80 शब्द। ये आप जान लीजिए, साइंस साइड वाले, सामान्य वर्ग वाले, कि आपको जो है क्या है कि कोई भी निबंध को छोड़ करके बाकी कोई भी अनुसार आपको 80 शब्द से अधिक आपको नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि आप कहानी लिखते चलो तो आप 2-3 पन्ना कहानी लिख दो। 5 नंबर का आता है प्रश्न आपके, ठीक है ना। तो बहादुर पंचलाइट आपको पता है, गोधन वाली कहानी आप लिख दो, बहादुर वाली दिल बहादुर वाली कहानी आपको याद हो, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, मैं बता दिए आपके ज़िले के अनुसार आप कहाँ के रहने वाले हो, है ना। आप अपने अनुसार आप इसको क्या है, अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि आप प्रतापगढ़ हो, प्रयागराज को, जौनपुर, जहाँ जैसे भी हो आप उसको देख लीजिए। मैंने आपको बता दिया, इसमें आप एक ही चीज़ में बात ध्यान देना होता है कि आप चाहे जिस भी जिले को, एक इसमें से आपको चरित्र आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। 2 प्रश्न आते हैं, एक को आपको उत्तर लिखना है, चाहे पहले को उत्तर लिखो या दूसरे को उत्तर लिखो, ठीक है ना। तो इस प्रकार जैसे प्रतापगढ़ में क्या है, देखो सत्य की जीत यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। और आलोक मृत्यु देखो आ गया। तो देखो चरित्र आपसे जरूर पूछता है ना। और कथानक सर्ग आप मत याद करिएगा, ठीक है ना। चरित्र आपको जरूर पूछता है, जैसे देखो इसमें द्रौपदी कैसे पूछा चरित्र क्या है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर किस पर, 8 पर चलते हैं भाई। देखिए यह भी आपको 7 नंबर का आता है। 2 नंबर हमारे क्या आते हैं, संदर्भ लिखने का, और 5 नंबर आता है हमारा हिंदी में अनुवाद करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संदर्भ आपको पता ही है कि महामना मालवीय पाठ से क्या है, उद्धृत है या क्या है, लिया गया। महामना मालवीय पाठ से क्या है, बिल्कुल लिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए लिखा है महामना विद्वान वक्ता, बता रहे जो महामना विद्वान है, जो महामना मालवीय हैं, वह कुशल वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। इस पाठ को, वीडियो को मैंने जो है अभी पोस्ट किया है, मैंने इसको वीडियो डाला है,
आप इस संपूर्ण पाठ को जो पढ़ लेना, एग्जाम में आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो बता रहे कि महामना विद्वान, कुशल वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवैव आसीत, लेकिन इनका जो सर्वोच्च गुण था वह क्या था, लोगों की सेवा करना था, लोगों की सेवा करना था। अब आगे बता रहे कि यत्र कुत्रापि अयम जनान, यह लोगों को जहाँ भी दुखी देखते थे, लिखा है यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड़े मानस अपश्यत, ये लोगों को जहाँ कहीं भी दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्रैव स शीघ्र में उपस्थित, वहाँ ये शीघ्र ही उपस्थित होकर के सब विधम सहायांश अकरोध, सभी प्रकार की सहायता करते थे। यह शीघ्र ही उपस्थित होकर के वहाँ पर सभी प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अश स्वभाव एवासी, प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। ठीक है ना। एक बार इसका फिर देख लीजिए, बता रहे हैं कि महामना जो थे वह कुशल वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे, परंतु इनका सर्वोच्च गुण क्या था, लोगों की सेवा करना था। यह जहाँ भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहाँ शीघ्र ही उपस्थित होकर के सभी विध से क्या करते थे, सभी तरीके से सहायता करते थे। और प्राणियों की सेवा करना ही क्या है इनका, प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। ठीक है ना, बहुत अच्छा। अब आगे हम चलते हैं, हम आपको आगे ले चलते हैं। इस अथवा भाई बचा है भी, अभी अथवा भी आपके पास बचे हैं। ये देखो दिया है हंस राजा तदेव, देखो हंस राज मैं समझ गया यह क्या उलूक जातकम पाठ से लिया गया है, जातक कथा पाठ है ना, लेकिन इसके जो संदर्भ है वो तुरंत इसके क्या संदर्भ आपका यह बदल जाएगा, संदर्भ क्या है आपके बदल जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका भाई संदर्भ क्या होगा, फिर जब संदर्भ बदल जाएगा तो संदर्भ क्या होगा, तो इसका संदर्भ यही होगा ना कि यह गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ में नृत्य जातकम शीर्षक से अवतरित है। ठीक है ना। ये जो पाठ लिया गया कहाँ से लिया गया है, ये दूसरा पाठ है या, ठीक है ना। तो यह गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ में नित्य जातकम शीर्षक से अवतरित है। अब हम इसके अर्थ देखते हैं। तो सारी कहानी आपको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन जो इसमें हम आपको इसी का अर्थ बता रहे हैं, बाकी ये जो पाठ में आपको एक बार वीडियो में आपको मैं डाल दूंगा। ठीक है ना। चलिए क्या लिखा है, हंस राज तदेव परिसमध्य आत्मन भागिने पाप हंस पोतकाय दुहितम रक्षक। तो हंसराज ने उसी परिषद के बीच, लिखा है ना परिसमध्य, हंसराज ने उसी परिषद के बीच में आत्मन माने अपने, ठीक है ना, अपने भागिने, पाप मतलब भांजे, ठीक है ना, हंसराज ने उसी परिषद के बीच अपने भांजे हंस कुमार को पुत्री दे दी। ठीक है, लिखा है ना हंस पोतकाय दुहितम रक्षक। ठीक है, भाग्ने मारे भांजा होता है। तो हंसराज ने उसी परिषद के बीच में अपने भांजे हंस कुमार को पुत्री दे दी। फिर आगे लिखा है मयूरो हंस पोतिका प्राप्त लज्जिता, और मोर हंस पुत्री को न पाकर लज्जावश उस स्थान से भाग गया। क्योंकि मोर भी आया था शादी करने के लिए, लेकिन वो शादी नहीं कर पाया था। उसके पीछे क्या कारण है, ये जब पाठ पढ़ाएंगे आप उसमें उस पर खूबी जान जाओगे। तो लिखा है मोर जो है, मोर हंस पुत्री को न पाकर, लिखा है हंसो पोतिकाय, है ना, मोर हंस पुत्री को न पाकर के लज्जिता मतलब लज्जा वश उस स्थान से भाग गए। ठीक है, लिखा है तस्मात् स्थानात् पलायित, उस स्थान से लज्जित होकर के भाग गया। फिर क्या लिखा है हंस राजो अपि हष्ट मानसः स्वगृहम् अगच्छत्, हंसराज भी प्रसन्न मन में अपने घर चला गया। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर पर चला गया। ये इसके बहुत अच्छे बेहतरीन अर्थ है। अब देखो भाई इसमें भी दिया है प्रश्नोत्तर नंबर क्या है हमारे 8 का खा है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब क्या बता रहे हैं किसमें क्या है, लिखे हैं नमे रोचते भद्रम वह उलूक कस्या। देखो ये भी जो उसी पाठ से लिया गया भाई, ये भी क्या उलूक जातकम पाठ से क्या है लिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा पाठ है इसमें से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसमें बताया गया है। तो इसका भी वही बनेगा संदर्भ। ठीक है, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातक उल्लू से लिया गया है। ठीक है ना। देखो
इसमें भी क्या है, शादी का, इसमें भी एक स्वयंवर था। तो इसे कहानी पढ़ाई जाएगी आपको, बहुत बढ़िया कहानी है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा है, नमे रोचते भद्रम, ठीक है ना, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। लिखा है नमे रोचते मतलब अच्छा नहीं लगता, भद्रम माने भाई, हे भाई, ठीक है ना, उल्लू कस्या अवेचनम, ठीक है ना, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये एक पक्षी बोल रहा है, एक पक्षी बोल रहा है कौवे के बारे में, ठीक है ना। तो कौवे के बारे में क्यों, क्या बोल रहा है, वह कहता है कि तुम्हारा, सॉरी ये कौवे ने कह रहा है, ठीक है ना, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम, बिना क्रोध के इसके मुख तो देखो, अर्थात क्रोध नहीं करता तब इसका मुख देखो, है ना, इस क्रोधहीन का मुख तो देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यतः, जब क्रोध करेगा तो इसका मुख कैसे होगा, ठीक है ना। तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, ये कौवा कह रहा है, ठीक है ना, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा, तो ये इसका अर्थ हुआ, ठीक है ना। फिर देखो आगे दिए गए इसमें से अगला है, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयेता दिशम मित्तम विस्कुंभ पयोमुखम। तो क्या बता रहे हैं, परोक्ष कार्य हंतारम यानी कि हमारे पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ने वाले हों, ठीक है, हमारे पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ने वाले, यानी कि कहने का मतलब अपने भाषा लिख सकते हो कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो। प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और सामने मधुर वचन बोलता हो, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो। फिर क्या लिखे हैं कि वर्जयेता दिशम मित्र, हमें ऐसे मित्र का त्याग उसी प्रकार कर देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयो मुखम, जिस प्रकार से विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर ऊपर दूध को देख करके जैसे विष से भरे घड़े को अपनाना, मृत्यु को बुलावा देना है, वैसे ही सामने मीठी मीठी वाले, मीठी मीठी बातें करने वाले मित्र जो हमारे पीठ पीछे काम बिगाड़ते हों, तो ऐसे मित्र को अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए कि जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हुआ, ठीक है ना। बहुत अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखिए भाई मुहावरा आता है, ठीक है, मुहावरे 4 ऑप्शन आते हैं और ये को आपका करना होता है, और ये आपके आते हैं 2 नंबर के। 1 नंबर आपको मिलता है अर्थ लिखने का और 1 नंबर आपको क्या मिलता है, वाक्य प्रयोग करने का, ठीक है ना। तो चलिए इसमें चारों हैं तो आपको भाई चारों बताते हुए चल रहे हैं, बाकी जो भी आपको समझ में आए आप करते रहना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसमें चारों पूछा गया, पहला क्या पूछा है भाई, तलवार की धार पर चलना, है ना, क्या दिए हैं, तलवार की धार पर चलना। इसका मतलब क्या होता है, अत्यंत कठिन या खतरनाक कार्य करना। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि जो है तलवार की धार पर चलना, खतरनाक कार्य करना या अत्यंत कठिन कार्य करना, 2 में से कोई भी लिख लो। फिर दिया टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना मतलब क्या होता है, साफ इनकार कर देना। टका सा जवाब देने का मतलब क्या होता है, साफ इनकार कर देना या सीधे मना कर देना। दाल में काला होना, इसका मतलब क्या होता है, देखो दाल में काला होने का मतलब ये होता है कि संदेह होना, क्या होता है, संदेह होना। फिर एक लास्ट बता रहे हैं कि नमक मिर्च लगाना। भाई नमक मिर्च लगाना का मतलब क्या होता है कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। नमक मिर्च लगाना मतलब बढ़िया से कोई छोटी सी बात उसको बढ़ा चढ़ा के जो है उसको खूब अच्छे से बताओ, ठीक है ना। तो वही इसका मतलब क्या होगा, नमक मिर्च लगाना, इसका मतलब यही होगा कि बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना, ठीक है ना। अब देखिए जो साइंस साइड के जो बच्चे हैं उसमें जो कुछ अपठित गद्यांश आते हैं, और गद्यांश में क्या 3 प्रश्न आपसे पूछते हैं, ठीक है ना, और इन तीनों का उत्तर इसी पैराग्राफ में रहता है, कोई बाहर से नहीं आता या आपकी किताब में नहीं है ना। इस प्रकार से जो इसमें दिया गया इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सारे उत्तर इसी में। आपको इन तीनों का उत्तर इसमें देख कर आपको लिखना है। 2
पैराग्राफ देते हैं और 2 के नीचे उत्तर रहता है। इसका प्रश्न ये है और इसका ये है, तो इसका उत्तर क्या है, इसी में है। ठीक है ना। इस प्रकार 10वां आप अपने आप कर लेना, इसमें कोई कहने बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर, जो ज़्यादा जरूरी है। लिखा है कि सही युग्म क्या है, हमको छांटना है कि सही युग्म क्या होगा। देखो दिया है क्या, वसन और व्यसन। अब देखो वसन का मतलब होता है क्या, वस्त्र होता है। क्या होता है, वसन का मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है। ठीक है ना। और व्यसन का मतलब क्या होता है, आदत होता है। अब हम यह देखेंगे कि इसमें से वस्त्र और आदत कहाँ लिखा है, तो सी नंबर हमारा से हो जाएगा। क्या सी हमारा से हो जाएगा, सी नंबर हमारा से हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में इतना ध्यान देना होगा, कभी कभी ये व्यसन आगे कर देते हैं, वसन पीछे कर देते हैं, तो हम वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आदत तो वस्त्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिए हैं, वसन डैश व्यसन अर्थात वस्त्र और आदत। अब आगे क्या दूसरा दे रहे हैं, अम्बुज और अम्बुद, है ना। आपको पता होना चाहिए कि अम्बुज माने क्या होता है और अम्बुद माने क्या होता है। ठीक है ना। देखिए अम्बुज का मतलब क्या होता है, कमल होता है, और अम्बुद का मतलब क्या होता है, बादल। मैंने क्या बताया कि जिसके पीछे दा लगे, वारिद तोयद नीरद अम्बुद। ठीक है ना, ये क्या है, बादल के पर्यायवाची। तो कमल और बादल कहाँ लिखे, सी नंबर लिखे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे प्रश्न पर चलते हैं। एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखने, 2 भिन्न भिन्न अर्थ आपको लिखने। जैसे अंबर का मतलब क्या होता, अंबर के मतलब क्या होता, आकाश, पता ही है ना। और दूसरा होता है कपड़ा। क्या होता है, कपड़ा होता है। ठीक है। अब देखो दूसरा इसमें क्या दिया है, पट दिए हैं। क्या दिए हैं, पट, है ना। अब देखो पट के 2 अर्थ क्या होगा, पट का मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है, और पट माने क्या होता है, दरवाजा होता है। ठीक है ना। फिर दिए विधि। एक विधि का मतलब क्या होता है, कानून होता है, तरीका होता है, ब्रह्मा भी होता है। ठीक है ना। भाग्य भी होता है। और अगला दिया है क्या, नाग। एक नाग का मतलब सांप और एक नाग का मतलब क्या होता है, हाथी। ठीक है ना, हाथी। बहुत अच्छा। अब अगला नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको चयन करना पड़ेगा। ठीक है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंख के आगे, प्रत्येक आंख, है ना। तो पता होना चाहिए भाई कि जो आंख के सामने उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वालों क्या कहेंगे, जानकार कहोगे, ज्ञानी कहोगे, जिज्ञासु कहोगे, बुद्धिमान कहोगे। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, जिज्ञासु कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको इसमें से आपको क्या देगा कि भाई वीडियो पूरा आपको जरूर देखना है, क्योंकि बड़ी मेहनत से हमने क्या इसको बनाया है। ठीक है ना। तो 2 वाक्य आपको शुद्ध करके देना, मैं आपको चारों बता दे रहा हूँ। लिखा है तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो यहाँ पर है नहीं होगा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्या दे रहे हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। ठीक है ना। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। फिर तीसरा करें कि सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया। देखो इसमें कवियत्री क्या है, गलत है। ठीक है ना। तो सम्मेलन में कवयित्री क्या रहेगा, क रहेगा, हुआ रहेगा। फिर या में छोटी के मानता रहेगा, फित्रा में बड़ी के मानता रहेगा। ये कवयित्री लिखा जाए, का और वा में कोई मात्रा नहीं रहेगा। ये हमेशा अपने दिमाग में आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है ना। तो सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया है, मतलब सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया है। फिर चौथा है कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, इसके 2 हो जाएंगे। ठीक है ना। कृपया अनुमोदन, कृपया अनुमोदन करें यह हो जाएगा, या इसका ये भी लिख सकते हो कि अनुमोदन करने की कृपा करें, यानी कि 2 कृपा में से 1 होगा। ठीक है। फिर देखिए अगला आपको दिया है भाई कि आपसे पूछता है। ठीक है ना, आपसे पूछते हैं इसमें से कि जो है क्या बोलते हैं, वीर रस हास रस 2 होते हैं, और दोनों क्या पूछा है, अस्थाई भाव के साथ आपको उदाहरण बताना है और परिभाषा बताना है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वीर रस की आप परिभाषा लिख रहे हो, है ना। वीर का क्या होता है, अस्थाई भाव, उत्साह होता है, आप उसमें लिखोगे। ठीक है ना। जहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव परिणत होता है, वहाँ पर वीर रस होता है। ऐसे हास्य का आप लिख देना,
ऐसे आप श्लेष, उत्प्रेक्षा का, ये सब तो आपको याद ही होगा, इसमें कोई बताने बात है नहीं। जो इसके उदाहरण होते हैं बेटा, आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से आप इस उदाहरण को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि कहीं भी कोई भी समस्या क्या हो आपको इसमें से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और तो 2 अलंकार आते हैं, एक आपको लिखना होता है, 2 रस आते हैं, एक आपको लिखना होता है, 2 छंद आते हैं, आपको इसमें से लिखना होगा। तो ये सभी तरीके से आपको याद करना होगा, ठीक है। फिर 13वां प्रश्न पूछता है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए। या आपसे पूछ लेगा कि शहर में क्या है, गंदगी है, उसके लिए आपको पत्र लिखना होगा। या आपसे कह देगा कि जो है बिजली विभाग में आपका बिल ज़्यादा आ रहा है, या उसके लिए आपको पत्र लिखना होगा। तो इस प्रकार से पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उसका जो सटीक प्रमाण है वह कैसे होता है, यह हम एक वीडियो में आपको डार्क बता देंगे, जैसे आप जानते रहिए, ठीक है ना। कि सेवा में लिखा जाता है, नीचे क्या लिखा जाता है, तारीख कहाँ लिखा जाता है, ये सभी चीज़ें। फिर देखो उसके बाद 14वां प्रश्न है, पूछा निबंध आपको लिखना है। भाई ये निबंध आपके आते हैं कितने, 9 नंबर का आते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर जो है विषय पर, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, भाषा शैली निबंध लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो 4-5 आपको देते हैं भाई, जैसे देश में बेरोजगारी समस्या हो गया, है ना। और क्या बोलते हैं, आतंकवाद की समस्या हो गया, वृक्षारोपण का महत्व हो गया, है ना, विद्यार्थी का राजनीति क्या होता है। तो ये सभी क्या है, इसमें निबंध इसमें क्या है दिए गए हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आप अपने तरीके से निबंध के हेडिंग को आप याद कर लीजिए, इसकी रूपरेखा क्या होती है, और उसके अंतर्गत आप अच्छे से आप उसको लिख दीजिए। मैंने बता दिया पहला उपसंहार होता है, यानी कि अर्थ हो गया, और लास्ट में क्या होता है, निष्कर्ष होता है। लास्ट में क्या आता है, उपसंहार निष्कर्ष होता है, ठीक है ना। और शुरुआत में आपको पता होना चाहिए कि क्या इसमें लिखा जाता है ना। ये तो आपकी जानकारी होनी ही चाहिए। शुरुआत में हमारा पहला क्या होता है, प्रस्तावना होता है, और लास्ट क्या होता है, उपसंहार जिसे कहा जाता है, निष्कर्ष क्या होते हैं ना। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी, ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमने एक बार भी नहीं कहा कि आप इसको लाइक कर दो, है ना। हमने एक बार भी नहीं कहा कि आप इसको शेयर कर दो। हमने एक बार भी नहीं कहा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप इनको क्या को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारा वीडियो सब आपके पास पहुँचता रहे। और जो कभी ने पढ़ा हो वो हमारे इस वीडियो को आप देखते रहिए। मैं जितना भी पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आप पूरी तरीके से आप वो करते रहिए, ताकि आप भी अच्छे से आप इसको समझ जाइए। तो इस प्रकार विद्यार्थी, आप सभी का पुनः बार बार आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।